जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी आपके लिए लेकर आया हूँ और यह सेट हमारा जो है पहला है और इसमें टोटल हम जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग शामिल है। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वह जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से आपके 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग से हमारा जो है यहाँ पर 30 नंबर पूछा जाना है। लास्ट में हम मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसमें भी हमारा 30 नंबर का यह पोर्शन है। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस सॉल्व करेंगे, जनरल अवेयरनेस के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद हम लास्ट में मैथ देखेंगे। तो यहीं पर आप जो है हूबहू देख पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम की तरह यह सेट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेट नंबर आपका पहला है। तो 61 से हमारा जनरल अवेयरनेस है। उसके पहले हमारा जो मैथ और रीजनिंग है, जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न यहाँ पर 61 है। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पर बात होगी तो आपके जापान की। किसकी? जापान की। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का आपका प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना, कितना? 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करेगा। और यह डिवाइस आपका जो है 100 Mbps, कितना? 100 Gbps, कितना? 100 Gbps पर 300 फीट से अधिक तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। तो जापान हमारा इसमें जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प। आगे देखिए, कह रहा 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में आपकी 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपकी आयोजित कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसमें बात करेंगे कि देखिए 25 जून से 27 जून 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO की 64वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में हुआ था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था। किसने किया था? प्रहलाद जोशी ने जो है इसका जो है किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम नई दिल्ली करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 63 नंबर है। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1957 से 58 के बीच। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? भारत के मध्य प्रदेश यानी MP में रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में यह स्थित हैं। और यह गुफाएं जो हैं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। और ये आपके पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु, किसने? डॉक्टर विष्णु ने जो है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किया था। अब वर्ष 2003 में। कब? तो वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में जो है घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। 64 नंबर है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कौन कौन से शासक किस किस जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से शासक यहाँ पर आए? तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करेंगे मुहम्मद गजनबी की, मुहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो यह मुहम्मद गजनबी आपका आया था 1998 से 1030 ईस्वी में यह आया था। और उसके बाद बात करेंगे मुहम्मद गौरी की, तो मुहम्मद गौरी कब आया था? 1073 से 1073। और आपका 1206 इसका शासनकाल था। और चंगेज़ खान की यहीं पर बात करेंगे तो 1206 के बाद ये आया था, 1206 के। और आपका कब तक था? तो 1227 तक इसका शासन था। उसके बाद बात होगी आपकी तैमूर की। उसके बाद तैमूर आपका आया था, वह आया था 1370 ईस्वी में। कब? सब 1370 से आपका 1405 ईस्वी तक इसका जो है शासन था। तो यहाँ पर बात होगी, देखिए पहले पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। पहले आपका कौन सा आया था? मुहम्मद गजनबी। मुहम्मद गजनबी के बाद आपका मुहम्मद गौरी, उसके बाद आपका चंगेज़ खान, उसके बाद आपका तैमूर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हम कर देंगे। आगे देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका
मुसलीपट्टनम की। किसने? मुसलीपट्टनम की। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है अस्थायी रूप से खोला था। क्या खोला था? अस्थायी रूप से खोला था। उल्लेख यह मिलता है कि अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना जो आपका 1613 में खोला था वह आपका सूरत यानी गुजरात में खोला था। कहाँ पर? सूरत यानी गुजरात में खोला था। आगे देखिए, आगे कह रहा है किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम जो है नई दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो 66 में, ये आपका 1911 ईस्वी में। कब? देखिए यहाँ पर बात करेंगे वर्ष 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन से संबंध रखता था, भारत की राजधानी कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया और दिल्ली को जो है आधिकारिक घोषणा कर दी। यह घोषणा उसने जो की थी वह 1912 में जो है लागू हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। आगे देखिए, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यहाँ पर आपका 26 जुलाई 1947 को देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप तैयार किया था वह आपका 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर आपका जो होता है वह केसरिया रंग होता है और बीच में आपका जो होता है सफ़ेद होता है और आपका जो सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है, गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई की अगर अनुपात करें तो आपका 3:2 का रेशो आपका यह होता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें हमारे 24 तिल्लियाँ शामिल होती हैं। आगे देखिए, आगे है 68 नंबर, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आयरलैंड के संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान के भाग चौथे में, कौन से भाग चौथे में जो है अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। 69 नंबर है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपका निकोलस कापरनिकस। किसके द्वारा? सौरमंडल का सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कापरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जो है संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे है, बोरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? तो यहाँ पर बात करेंगे बेरिंग जल डमरू जो आपका जोड़ता है वह आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आगे है यहाँ पर 71 नंबर, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान करना है जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम। पूर्वी मानसूनी बौछार जो है काल बैसाखी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल और असम है। केरल में काल बैसाखी को काफ़ी सावर कहा जाता है केरल में। आगे है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो यहाँ पर आपका रखा गया है समावर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन को समावर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। कौन थे? तो आपके कौन थे? आपके विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है। तो हमारा समावर्ती सूची में इसे रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे है, कह रहा है कि भारत डैश डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो ये आपका आ गया था 1858 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के जो है अधीन आ गया था। यहाँ पर हम बी विकल्प राइट कर देंगे। 74 नंबर है, प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका है कौन सा? तो मणिपुर। कौन सा? यहाँ पर 21 से देखिए 21 से 30
21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले संघाई हिरण के नाम पर रखा जाता है। संघाई मणिपुर का राजकीय पशु है। इस महोत्सव की शुरुआत जो आपकी हुई थी वह 2010 में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी और इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है। तो यहाँ पर हम बी विकल्प राइट कर देंगे। आगे है 75 नंबर, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इनका जो घराना है वह आपका मेवाती घराना है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती घराना से संबंध रखते हैं। मेवाती घराना, जिसे जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से यह एक है। इसकी नींव उस्ताद खगे नाजिर खान और उनके बड़े भाई उस्ताद वाहिद खान ने रखी थी। आगे है पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे जयराम रमेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियन आपके 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश है। यह किताब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जयराम रमेश हमारा करेक्ट हो जाएंगे। आगे है यहाँ पर 77 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बात होगी आपकी पॉवर्टी एंड देखिए क्या दे रखा है, पॉवर्टी एंड आपके फेमिंग्स। पॉवर्टी एंड फेमिंग्स यह भी अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। और आपका कौन सा? तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और आपका ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी यह भी आपके अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट यह भी अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हमारा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखा है दादा भाई नौरोजी के नौरोजी इसके लेखक हैं और इन्हें आपके ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 78 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं को आर्थिक, राजनीति और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर यह त्यौहार जो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर राइट कर देंगे। साहित्य में भारत देश का एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहीं पर अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को जो दिया गया था आपका 1998 में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सीवी रमन को कब दिया गया था? तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्ण सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सन आपका 1930 को इन्हें दिया गया था। और यहाँ पर आपके कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए आपका 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चारों विकल्प हमारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं हम 80 नंबर की ओर। कह रहा संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी है। और इसकी स्थापना की बात की जाए साथियों तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क सिटी की। और राष्ट्रमंडल की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल जिसका आपका कहाँ पर है? तो लंदन में है। इसका जो आपका है 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक की यहाँ पर जो कि आपका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 81 नंबर है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। और 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोवियत संघ के आपके T11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों पूरी मालसेव और गुनादी स्ट्रोक के साथ
जो है आपके अंतरिक्ष में गए थे। और 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपका खेला जाता है रोलैंड गैरास। क्या? तो फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जो मई के अंत और जून के प्रारंभ में शुरुआत की जाती है और 2 सप्ताह के मध्य पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरेस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है तथा इसकी शुरुआत अगर बात करेंगे 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्ष 2024 में इस प्रतियोगिता को पुरुष एकल विजेता कार्लेस अल्करेज जो कि स्पेन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रोलैंड गैरास हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है 83 नंबर, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे जयपुर की। किसकी? भारत के राज्य के जयपुर शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। पूर्व का पेरिस भी इसे ही कहा जाता है, तो यहाँ पर जयपुर हम करेक्ट कर देंगे। आगे है आपका NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर NCSM जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर NCSM का पूर्ण रूप आपका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजिशियम। क्या हो जाएगा? आपका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजिशियम यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक आपका संगठन है। इसका गठन की बात की जाए, इसका गठन 4 अप्रैल आपका 1978 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसका मूल उद्देश्य है विज्ञान का संचार करना। और वर्तमान में इसका महानिदेशक कौन है? तो AD चौधरी हैं। कौन है? तो AD चौधरी हैं। आगे है प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का SI इकाई आपका ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उससे प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो यहाँ पर हम ओम मीटर जो है करेक्ट कर देंगे। आगे है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो न्यूमेरिकल का सवाल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। क्या कह रहा है? किया गया कार्य हमारा कितना है? किया गया कार्य यानी W बराबर हमारा कितना है? तो बल गुणे हमारा विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बल गुणे हम कर देंगे बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी यहाँ पर हमारा बल कितना दे रखा है? आपका 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन यहाँ पर हमारा बल दे रखा है। और विस्थापन हमारा कितना दे रखा है? तो विस्थापन हमारा दे रखा है आपका 5 मीटर। कितना? 5 मीटर दे रखा है। तो इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 पचे 50 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50 जूल। 50 जूल विकल्प नंबर C हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री। कितना? जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास जो आपकी उसकी दूरी तय करता है। परास यानी रेंज बराबर हमारा क्या होता है? यहाँ पर रेंज बराबर U² आपका साइन 2 थीटा अपॉन में हमारा हो जाता है जी। यदि हम थीटा बराबर क्या रखें? तो थीटा बराबर यहाँ पर हम 45 डिग्री रखें तो आर मैक्स बराबर U² साइन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 2 थीटा है ना हमारा, साइन 2 थीटा की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री हम यहाँ रख देंगे और बटे में हमारा जी तो है ये है स्मॉल जी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा U² साइन 90 डिग्री बटे हमारा जी। तो यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री का मान हमारा कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान हमारा होता है 1, तो U² बटे में हमारा हो जाएगा जी। यही हमारा रेंज का प्रचापित हो जाएगा। तो 45 डिग्री हमारे यहाँ पर विकल्प नंबर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण जो है अधिक दृढ़ होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ठोस में। किस में? देखिए, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं यानी मजबूत होते हैं, उस पदार्थ को हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु बहुत आपके पास पास होते हैं, इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। आगे है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो यही हमारा जो है यहाँ पर गलत कह रहा है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से जो है यहाँ पर बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में आपके निरंतर स्थानांतरित होते रहते हैं, और पदार्थों के कण जो है पदार्थ कणों से बना होता है, और पदार्थों के कणों के बीच आपका अंतर होता है। तो हमारा ये सब सही हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो ये जो हमारा होता है वह गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम एक धातु होती है जिसका प्रतीक आपका बात करें तो Ga, इसका प्रतीक आपका Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होती है। इसका सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो यहाँ पर पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, तो ये तो आपका हो जाएगा, लेकिन कम गलनांक और आपका क्वथनांक दे रखा है, यही आपका नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर आयनिक यौगिक ठोस में आपके जैसे यहाँ पर आपका NaCl, KCl और यहाँ पर बहुत सारे आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पर कम घुलनशील और क्वथनांक दे रखा है, यही आपका गुण नहीं होता है। ठोस और मजबूत भी होता है, और उच्च गलनांक और आपका क्वथनांक भी होता है। आगे है, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है? एपिग्राफी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर एपिग्राफी के अंतर्गत हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। किसका? शिलालेखों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और आस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? आस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर कंकालों का अध्ययन करते हैं। और आपका यहाँ पर कार्टोग्राफी के अंतर्गत हम यहाँ पर मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर सिक्कों का अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को हम यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आगे है, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सी लिनियस के द्वारा। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कॉर्नस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस आधुनिक मानव का विज्ञान नाम रखा गया है। मानव को हम होमोसेपियंस कहते हैं। साधारण नाम जो आपका जो होता है मानव का, उसको हम कहते हैं होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम। और बिल्ली का साधारण नाम आपका वैज्ञानिक नाम करें तो फेलियस कैटस होता है। मेढक का जो आपका होता है राना ट्रिग्रिना होता है। सरसों का बेसिका बेसिका कम सिट्रस होता है। और धान का आपका ओराइजा स्टाइवा कहते हैं। गेहूं को टिट्रिकम एस्टिबम कहते हैं। आम को मैंगीफेरा इंडिया कहते हैं। आगे है, श्वसन पथ पर पच्छाम क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर होती है आपका पच्छाम फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। क्या करता है? श्वसन पथ में पच्छाम जो होता है यानी फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग नाक और आपका लाइरेनक्स श्वास नलिका और फेफड़े होते हैं। आगे है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक डैश डैश होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं वो आपके गेहूं में ब्लैक रस्ट के कारण, किसके द्वारा? गेहूं में जो है काला जो आपका कीटा रोग होता है उसके द्वारा होता है। और इसका जो रोगजनक आपका कवक होता है उसका नाम होता है पैक्सिनिया ग्रैमिक्स टिट्रिसाई। और गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न तो आपका कैलोट्रोट्राकाइलम प्लैक्टम। और मूंगफली का जो आपका टिक्का रोग होता है, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है उसको द्वारा स्कार स्कार्सो पार्सनेटा के द्वारा। और यहाँ पर आलू का जो आपका झुलसा रोग होता है वो आपका किसके द्वारा होता है? तो आपका फाइटोफथोरा इन्फेक्टस के द्वारा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो यहाँ पर आपका जो होता है वह जिब्रेलिन होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन्स होता है। ये पौधे के तनों को विकास और बीजों के अंकुरण और विकास में मदद करता है। इसकी खोज 1926 में जो है कुर्सोवा ने की थी। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कह रहा CPU की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? यहाँ पर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम जो है मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की
प्रोसेस करने की गति को हम हर्ट्ज इकाई का प्रयोग करते हैं। यदि प्रोसेस किसी निर्देश के कार्यान्वयन 1 सेकंड का समय लगता है तो उसे हम गति को हर्ट्ज कहते हैं। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती हो यह किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया जाता है। तो यह हमारा जो है कंपाइलर के द्वारा, किसके द्वारा? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा कोड को बाइनरी कोड यानी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा और एग्जीक्यूट किया जाता है। मशीन भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्राम को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कंपाइलाइजेशन के रूप में हम जानते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी परिस्थिति तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो ये हमारा देखिए आपके जैविक घटक दो होते हैं, एक आपका जैविक घटक, एक आपका अजैविक घटक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हरे पौधे। कौन से हो जाएंगे? जैविक घटक क्या होते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीव घटकों को जैविक घटक में सम्मिलित किया जाता है, जैसे आपके हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। और अजैविक घटक क्या होते हैं? तो अजैविक घटक वह होते हैं कि किसी परिस्थिति में तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ, जैसे आपके अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। और इनमें से कौन सा पर्यावरणीय अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो ये जो आपकी होती है वह सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटान करना। क्या हो जाएगा? सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूलन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट और बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो हमारा जनरल अवेयरनेस था पार्ट नंबर 1 में। अब हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। तो 31 से हमारा रीजनिंग स्टार्ट है और यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो शर्ट का संबंध परिधान से दे रखा है, तो हार का संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखें शर्ट एक परिधान यानी कपड़ा होता है। क्या होता है? शर्ट एक परिधान यानी कपड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार हार क्या होता है? हार एक आपका जो है आभूषण होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे है उस विकल्प को आपको चयन करना है जिसका छठवें अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंध है जो पहले अक्षर से समूहों का दूसरे अक्षर समूहों से और तीसरे अक्षर समूहों का जो है चौथे अक्षर समूहों से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम एल हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ 12 होती है, एल के बाद हमारा एम आता है, एस हमारा कितने 19 पे होता है, उसके बाद एस 19 पे होता है, क्यू हमारा किस पे होता है? क्यू हमारा 19 पे होता है। तो यहाँ पर -2। देखिए पैटर्न क्या हमारा चल रहा है, एल से एम तक जाएं तो हमारा क्या हो रहा है? +1 यहाँ पर हो रहा है। एस से क्यू तक जाएं तो हमारा क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम टी से डब्ल्यू तक जाएं तो टी की प्लेस वैल्यू 20 और डब्ल्यू की 23, तो हमारा यहाँ पर +3 हो रहा है। तो पैटर्न हमारा क्या चल रहा है? पैटर्न हमारा चला +1 और -2 और +3। सेम यही पैटर्न हमारा चल रहा है, तो हम सेम पैटर्न यही लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? एच दे रखा है। यहाँ पर देखिए एच दे रखा है। एच में हमें एक प्लस अगर ऐड करना है यानी एच से पहले एक आना है तो हमें क्या मिलेगा? एच हमारा 8 पे होता है, यानी हमें यहाँ पर 7 पे जाना है तो 7 पे हमारा क्या मिलेगा? जी मिलेगा। क्या मिलेगा? जी मिलेगा। तो और उसके बाद एक और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है, एन से पहले हमें क्या जाना है? एन से पहले -2 पे जाना है। तो एन हमारा 14 पे होता है, इससे पहले हमें जो मिलेगा वह हमारा पी मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका पी मिलेगा। तो एक ही में दिख रहा है हमारा किसमें? आपका जी पी क्यू एक ही में मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी में मिल रहा है। विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी का हमारे यहाँ पर प्लेस वैल्यू 16 होती है, एन की 14 होती है, क्योंकि हमारा जो चल रहा था पैटर्न +1 -2 और +3 यही पैटर्न हमारा चल रहा है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखिए उस संख्या को आपको चयन करना है जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी।
तो यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना, नहीं 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और 27 और 8 हमारे यहाँ पर 35 हो जाएगा। उस पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 से 51 के बीच हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर हमें ऐड करेंगे तो आपका 35 और 16 हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 51 से 176 तक जाने का हम 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यहाँ पर 51 में हम जो है 151 में आपका 125, यहाँ 51 में 125 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 5 2 7, अब 176 आपका आ जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 176 में 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है। 176 में हमें 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है, यानी 36 ऐड करना है। 6 6 12 का 2, हासिल का 1, 7 3 10 की 11 का 1, हासिल 1, आपका 212 यहाँ पर आ जाएगा। 212 ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। आगे है, उन संख्याओं का आपको चयन करना है जो श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 97 से अगर हम क्या करें, 97 से 101 की तरफ जाएं तो हमें जो है प्लस का 4 जो है ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर 101 से 107 तक जाएं तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा। अब फिर हम 107 से 107 में जो है हम प्लस का 8 ऐड करें, कितना, प्लस का 8 ऐड करें तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 107 में हम 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर 115 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 115 मिल जाएगा। फिलहाल हमारा उत्तर तो आ गया है। एक और पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 86 से 89 तक जाते हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 3, प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर 89 से अगर हम यहाँ पर प्लस का 3 ऐड करते हैं, नहीं 3, क्योंकि 2 का पैटर्न चल रहा है ना, इस बार हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 89 में हम प्लस का 5 ऐड करेंगे तो आपका 94 हो जाएगा। कितना, 94 और 115 हमारे यहाँ पर आएगा। देखिए 115 तो हमारा पहले ही आ चुका था, लेकिन हम पूरा सॉल्व किए तो एक से हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, एक निश्चित कुट भाषा में एक्वायर को यहाँ इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपका डेक्लाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो चलिए देखते हैं। आपका ए है, उसके बाद आपका सी है, उसके बाद आपका क्यू है, फिर आपका यू है, फिर आई है, फिर आर है, उसके बाद ई है। एक्वायर है। और देखिए इसको क्या करते हैं, तो एक्वायर है, ए को हमें क्या करना है, ए को हमें जो है इस तरह से लिखना है। उसके बाद सी को हमें सेम रख देना है और क्यू को हमें इस तरीके से यहाँ ले देना है। यू को हमें जो है सेम ऐसे ही उतार देना है। फिर आपको यहाँ पर तिर्यक, आपका इसे तिर्यक यहाँ पर इस तरह के कर देना है। आई को इधर ले आना है और आर को सेम पोजीशन पे ऐसे ही रख देना है। नहीं, एक मिनट, आर को भी आपको जो है यहाँ पर आई, एक मिनट, आई को आपको यहाँ पर ऐसे लाना है। एक मिनट देखिए, आई को आपको यहाँ लाना है और आर को आपको यहाँ लाना है, तभी जाकर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेम पैटर्न यही फॉलो करना है, किसमें, आपका डेक्लाइन में सेम पैटर्न आपको यही लगाना है। तो क्या है, डी है, उसके बाद ई है, सी है, उसके बाद आपका क्या है, एल है, एल के बाद आई है, फिर एन है, उसके बाद ई है। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले में लगाया था, वो तो आपको सी को इधर लाना है, ई को आपको ऐसे ही रह देना है, डी को आपको इधर ले देना है, एल को हम आपको ऐसे ही जो है सामने ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको ई को इधर लाना है, आई है, उसके बाद आपको एन को ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पर आपका जो है बी विकल्प में आपको दिख रहा है CED
LEIN ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट कर देंगे। आगे देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को आपका KIPOCHELU के रूप में लिखा जाता है। माई होम वर्ल्ड को GPOKIKAI के रूप में लिखा जाता है। सी वाज माई गर्ल को DMUKAIVA के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो वर्ड का कोड यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हमारा पैटर्न मिल रहा है। तो देखिए, अगर देखें तो माई इसमें भी है और माई देखिए इसमें भी है, तो हमारा माई इसमें भी है। तो आपका देखिए वर्ड इसमें भी है और वर्ड इसमें भी है, वर्ड इसमें भी मिल गया। और उसके बाद देखिए PO आपका यहाँ भी मिल गया, PO आपका यहाँ पर भी मिल गया। उसके बाद देखिए फिर माई आपको यहाँ भी मिलेगा देखने को, कहाँ पर, तो माई देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद KAI इसमें भी मिल रहा है और PO तो आपका मिल ही रहा है। तो PO के रूप में क्या है, तो यहाँ पर अगर वर्ड को देखें तो हमें PO के रूप में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है, यदि A का अर्थ आपका घटाव है, B का अर्थ यहाँ पर गुणा है, C को यहाँ पर भाग के रूप में दर्शाया जाता है और D को जोड़ के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसका मान आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 है और B को क्या कह रहा है, तो B को यहाँ पर कह रहा है, B का आपका गुणा बता रहा है। उसके बाद क्या है 4 है और D को यहाँ पर जोड़ बता रहा है। उसके बाद 5 है। उसके बाद आपको A को क्या कह रहा है, A को माइनस बता रहा है। इन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे और भागा आपका 1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 और प्लस का 5 माइनस का 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और भागा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 5 हमारा कितना होता है, 17 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और आपका भाग 1 हो जाएगा। तो 17 में से 6 जाएगा, 11 आएगा, भागा आपका 1 आएगा। अब आपका भाग देंगे तो आपको केवल 11 बच जाएगा। तो 11 हमारे यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 के बाद आपका 38 है। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्न तालिका में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आप संख्याएं नीचे की ओर बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐड हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए आपका क्या है, तो पहले स्तंभ से देखें, तो पहले स्तंभ से हम देखें तो 5 6 7 है, 5 6 7 का संबंध 384 दे रखा है। तो 384 हमारा आया कैसे, तो यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर 1 कर देंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 7 का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे साथियों, 7 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर 5 का आपका 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और आपका 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 343 होता है। कितना, 343 होता है। तो इसे आपका जोड़ेंगे तो 384 आपका आ जाएगा। कितना, 384 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। स्तंभ 2 से देखेंगे तो आपका कितना है, 4 पे 1 कर देंगे, 4 पे 1 प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 का क्यूब कर देंगे। तो स्तंभ 2 से देखते हैं कितना आता है, तो 4 हो जाएगा और प्लस का 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब हमारा 216 यहाँ पर होता है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे, इन सभी को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 245। कितना, 245 मिल जाएगा। अब हम जो है स्तंभ नंबर 3 को देखते हैं। स्तंभ नंबर 3 को, तो 3 के ऊपर 1 करेंगे, प्लस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर स्तंभ नंबर 3 में देखिए 3 का आपका 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। कितना, 125 होता है। तो 3 16 और 125 को ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अनीता उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। कहाँ पर अनीता है जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। कहाँ पर अनीता जो है, यहाँ पर अनीता मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है, मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर खड़ी है।
अब यहाँ पर दिशाएं आपकी देखिए इस तरीके से है, उत्तर की ओर यहाँ पर खड़ी है और 135 डिग्री कितनी 135 डिग्री वह वामावर्त घूमती है, यानी वामावर्त 135 डिग्री वह घूमती है यहाँ पर 135 डिग्री वामावर्त वह घूमती है, यानी अपनी बाएं घूमती है। फिर कह रहा और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब वह 90 डिग्री अब फिर वह दक्षिणावर्त घूमेगी 90 डिग्री, कहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त वहाँ पर घूमेगी 90 डिग्री। फिर कह रहा है कि अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अब देखिए उसका जो है यहाँ पर अगर वो आ गई तो ये जो दिशा होती है वह आपका जो होती है उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी नॉर्थ वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन था, तो आपका उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। आगे है 40 नंबर और कह रहे हैं निम्न में से विषम का चयन करना है। तो एस आई है, पी है, जी और आपका ए एस है। यहाँ पर आपको विषम का चयन करना है। तो आपका 40 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए तत्वों में आपका यहाँ पर तत्वों में अगर देखें तो आपका पी यहाँ पर जो है विषम हो जाएगा। कौन सा पी आपका यहाँ पर जो दे रखा है वह आपका विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पी आपका जो होता है वह फास्फोरस होता है। क्या होता है, पी यहाँ पर आपका फास्फोरस होता है, जो कि आपका क्या होता है एक आपका आधात होती है। जबकि अन्य आपका जो है यहाँ पर सिलिकॉन दे रखा है और आपका यहाँ पर सिलिकॉन दे रखा है, आपका जर्मेनियम दे रखा है और आपका क्या दे रखा है आर्जेनिक दे रखा है। ये क्या है, ये सब आपके उपधातु हैं। क्या है, ये आपके उपधातु हैं। लेकिन आपका ये आपका फास्फोरस जो आपका है अधातु है। आगे रोहन सुमित का भाई है। क्या कह रहा है यहाँ पर, रोहन जो है यहाँ पर रोहन देखिए रोहन है वो किसका है, तो यहाँ पर सुमित का भाई है रोहन। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। कौन, सुमित यहाँ पर जो है सुमित जो है सुजाता से यहाँ पर शादी करना चाहता है। फिर कह रहा है सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता जो है हरिचंद की बेटी है। कौन है, सुजाता यहाँ पर जो है हरिचंद की यहाँ पर बेटी हो जाएगी। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। कौन है, रोहन यहाँ पर देखिए कह रहा रोहन सुनीता कौन है, तो रोहन यहाँ पर जो है रोहन जो है सुनीता, रोहन को आपको रोहन तो आपका ये हो जाएगा। रोहन यहाँ पर किसको, तो रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। फिर क्या कह रहा है, सुजाता और सुनीता बहनें हैं। सुजाता और सुनीता यहाँ पर क्या है, तो बहनें हैं। फिर कह रहा है कि हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। तो देखिए हरिचंद जो है यहाँ पर जो रोहन का क्या हो जाएगा, हरिचंद जो है रोहन का यहाँ पर दामाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हरिचंद रोहन का ससुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हरिचंद रोहन का ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट कर देंगे। आगे है आपके मयोज ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा यह व्यक्ति मेरी माँ का एकमात्र बहू। कौन, तो यहाँ पर कौन कह रहा है, मयोज है। तो यहाँ पर मयोज है। मयोज ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा यह व्यक्ति मेरी माँ का, यानी मयोज है एक ये जो है एक चित्र की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा हुआ है मेरी माँ का एकमात्र बहू के पुत्र का, बहू के पुत्र का नाना का एकमात्र बेटा है। यदि मयोज का कोई भाई बहन ना हो तो सिर्फ बहन को छोड़कर तो उस चित्र को उल्लेखित व्यक्ति मयोज से क्या संबंध रखता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका 42 नंबर में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट में जो है बता सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि ABCDEF 1 6 आपके मंजिला इमारत में अलग अलग मंजिला में रहते हैं। सबसे निचली मंजिले में क्रमांक 1 है। सबसे निचली मंजिले का क्रमांक यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 हैं, 5 हैं, उसके बाद 6 हैं। 6 लोग हैं, 6 मंजिले पे ये रहते हैं। फिर कह रहे सबसे निचली मंजिले का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिले का क्रमांक 2 है। इसी तरह सभी मंजिलों का क्रमांक आपका 6 है। F मंजिला क्रमांक 3 पर रहता है। कौन है, F मंजिला क्रमांक आपका 3 पे रहता है। बी जो है बी बी और ई एफ की मंजिले से नीचे हैं। कौन है, बी और ई, तो बी और ई आपके यहाँ भी हो सकते हैं। कहाँ पर, आपके बी और ई यहाँ भी हो सकते हैं, ई और बी यहाँ भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है
डी कह रहा है कि नीचे वाले मंजिले पर रहते हैं, डी उस मंजिले पर रहता है जो ए के निचले स्थान पर है। तो ए के निचले स्थान पर कौन रहता है, तो यहाँ पर डी रहता है, किंतु सी के मंजिले से ऊपर है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कह रहा उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिले पर रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिले पर भाई साहब ए रहते हैं, जो कि विकल्प नंबर जो है सी में सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ए जो रहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि एक पुस्तकालय के सदस्य ABCD बंगाली, गुजराती, तमिल, उर्दू भाषाओं के पुस्तक लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक का एक अलग शैली, जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक की है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। ए उर्दू और तमिल नहीं पढ़ता। बी ना तो जीवनी और ना ही गुजराती पुस्तक ली। डी जो है तमिल पढ़ता है और उसे नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। सी और ए ने क्रमशः बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया। दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली के इनमें से कौन सा संयोजन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, जैसे देखिए आपका सी है, उसके बाद कौन है, बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद आपका ए है, और इधर आपका कौन हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे सदस्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ये जो आपके हो जाएंगे यह सदस्य हो जाएंगे, ये सदस्य हो जाएंगे। इधर आपकी जो हो जाएगी वह भाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इधर भाषा हो जाएगी, और उसके बाद भाषा के बाद आपके क्या हो जाएगा, भाषा के बाद आपके शैली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शैली हो जाएगी। यहाँ पर भाषा के बाद आपकी शैली हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे सी क्या है, सी आपका बंगाली, क्या, तो सी यहाँ पर बंगाली, और यहाँ आपका निबंध जो है यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ पर उर्दू हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, डी का तमिल हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, एक जीवनी है। और यहाँ पर कह रहा है ए जो है गुजराती, और गुजराती का क्या हो जाएगा, गुजराती का आपका एक हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा, यहाँ पर उपन्यास हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोजन सही है। तो यहाँ पर देखिए गुजराती क्या है, गुजराती आपका जीवनी नहीं है, यह तो आपका कट जाएगा, गुजराती आपका जीवनी नहीं है। और तमिल निबंध है, तो तमिल भी आपका जीवनी है, ये भी गलत हो जाएगा। तमिल क्या है, तमिल आपका एक जीवनी है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है तमिल क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमिल, देखिए तमिल एक जीवनी है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी ऑप्शन। कह रहा दी गए कथनों और उसके निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही समान ज्ञात तत्वों से आपके भिन्न प्रतीत होते हों, और तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी कबूतर यहाँ पर क्या हैं, सभी कबूतर पकते हैं। सभी यहाँ पर क्या हैं, सभी कबूतर यहाँ पर क्या हैं, सभी कबूतर यहाँ पर पाकते हैं, सभी कबूतर यहाँ पर पाकते हैं, और सभी पाकते यहाँ पर क्या हैं, तो मैना है, क्या है, सभी कबूतर यहाँ पर मैना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है सभी मैना कबूतर हैं, तो मैना यहाँ पर है, कबूतर अंदर है। तो यहाँ आपका देखिए अंदर की तरफ, अगर बाहर से अंदर की तरफ अगर कुछ कहता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी कह रहा है तो गलत हो जाएगा। सभी कबूतर मैना है, तो कबूतर अंदर है, मैना बाहर है, तो आपका निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पहला ही, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। फिर कथन आपका आया कि सभी कीड़े मच्छर हैं, क्या कह रहा है कि यहाँ पर सभी कीड़े क्या हैं, तो सभी कीड़े यहाँ पर जो हैं मच्छर हैं, और सभी कीड़े पक्षी हैं, और सभी कीड़े क्या हैं, तो सभी मच्छर कीड़े हैं, सभी मच्छर, एक मिनट से दोबारा बना दीजिए, सभी मच्छर यहाँ पर कीड़े हैं। तो सभी जो मच्छर हैं, देखिए सभी मच्छर यहाँ पर क्या हैं, तो सभी मच्छर यहाँ पर क्या हैं, सभी मच्छर यहाँ पर कीड़े हैं, और सभी कीड़े यहाँ पर पक्षी हैं। सभी कीड़े यहाँ पर क्या हैं, सभी कीड़े यहाँ पर पक्षी हैं। तो एक मिनट, निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष मैं बना रहा हूँ, देखिए कथन दे रखा है ना, कथन यहाँ पर है सभी कीड़े मच्छर हैं, क्या कह रहा है, सभी कीड़े यहाँ पर क्या हैं, तो सभी कीड़े यहाँ पर जो हैं मच्छर हैं, सभी कीड़े मच्छर हैं।
और सभी मच्छर पक्षी हैं। सभी मच्छर यहाँ पर क्या हैं, तो सभी मच्छर यहाँ पर पक्षी हैं। तो देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मच्छर कीड़े हैं। तो सभी मच्छर यहाँ पर कीड़े हैं। तो ये भी देखिए आपका कथन यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका कीड़े सभी मच्छर हैं, ना कि सभी मच्छर कीड़े हैं। सभी कीड़े पक्षी हैं, तो सभी कीड़े पक्षी बाहर हैं, कीड़े अंदर हैं। तो आपका निष्कर्ष दूसरा है, इसमें भी सही हो जाएगा। तो केवल आपका 2 उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 46 का पहला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि नाटी महिलाएं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय, इनमें से आपको पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम, ये आपका जो है सफ़ेद बाल वाली जो है लोग हो जाएंगे, सफ़ेद बाल वाले लोग हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके इंडियन यानी भारतीय हो जाएंगे, और ये जो आपके हो जाएंगे नाटी महिलाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदर्शित आर्य के अनुसार बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ हो जाएगा। तो देखिए पैरेट का ये वाला है, बिग का इसका है, सर्कल का ये वाला है, क्लेवर का ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सी, जो देखिए सी, सी आपका पैरोट के अंदर है। सी आपका यहाँ पर पैरोट के अंदर भी है, और बिग, ये जो देखिए बिग इसके अंदर भी है। और उसके बाद सर्कल, सर्कल जो है यहाँ पर, सर्कल कहाँ पर है, तो कह रहा बिग क्लेवर पैरोट। तो बिग, बिग उसके बाद क्लेवर और पैरट, इन तीन से मिलाना है, लेकिन यहाँ पर आपका सर्कल से नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए त्रिभुज भी आपका क्लेवर के अंदर है, और यहाँ पर बिग भी क्लेवर के अंदर है, और पैरोट के अंदर भी आपका कौन आ रहा है, सी आ रहा है। सी हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 7 व्यक्ति ABCD जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं देखिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। कह रहा ए और जी एक, कह रहा है यहाँ पर जी एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तीन व्यक्ति देखिए, कह रहा है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 7 व्यक्ति हैं, और उनके सभी का मुख कहाँ पर, उत्तर दिशा की ओर है। तो कह रहा है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी। तो अगर हम देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर ए को अगर यहाँ कर दें, तो और जी को यहाँ कर दें, कहाँ पर कर दें, ए और जी, देखिए ए को अगर यहाँ कर दें और जी को यहाँ कर दें, तो इनके बीच 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। फिर कह रहा है ए बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बिल्कुल सटीक ए बैठ रहा है। कह रहा है एफ जी के ठीक बगल में नहीं है, एफ जी के ठीक बगल में नहीं है। तो आपका एफ जो है जी के ठीक बगल में नहीं है। एफ आपका यहाँ पर, एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं। फिर कह रहा है कि एफ ई के तुरंत दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, तो ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे, तुरंत दाईं ओर बैठा है। फिर कह रहा है सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कौन कह रहा है, सी जो है बी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। फिर कह रहा है पंक्ति में बाएं सिरे पर एक और आपका कौन रह रहा है, तो डी रह रहा है, तो डी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो कह रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर आपका डी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपका बैठक व्यवस्था सही है यह प्रश्न। फिर कर ABCDEFGH एक वृत्त की चारों ओर जो है मुँह करके खड़े होकर खेल खेल रहे हैं, कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका है। तो इन सभी का मुख कहाँ पर है, तो बाहर दिशा की ओर है। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी का मुख जो है यहाँ बता रहा है बाहर की दिशा की ओर है, सभी का मुख बाहर दिशा की ओर है। तो कह रहा है खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं है, डी ए का पड़ोसी है, डी ए का पड़ोसी है। तो डी जो है यहाँ पर, डी को हम बना देंगे, डी जो है यहाँ पर
ए का पड़ोसी है, डी यहाँ पर ए का पड़ोसी है। फिर कह रहा है कि लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है तो हम इसको इसके सामने यहाँ पर एच को यहाँ पर बैठा देते हैं। किसको? एच को यहाँ पर बैठा देते हैं, एच को यहाँ बैठा देते हैं, इसका पड़ोसी नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है ई, यहाँ पर ई एच का पड़ोसी है। कौन कह रहा है? ई जो है यहाँ पर एच का पड़ोसी है, ई जो है एच का पड़ोसी है तो ई को हम यहाँ बैठा देते हैं। फिर कह रहा है पड़ोसी है एफ, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एफ जो है दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है तो एफ यहाँ पर हम एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं। फिर कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है तो बी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, बी का पड़ोसी हो जाएगा। डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, डी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है, चौथे स्थान पर बैठ गया। लेकिन में से जी के दाईं ठीक और बगल में कौन खड़ा है? आपका एक और बचा है, कौन बचा है? आपका एक तो आपका सी यहाँ बैठ जाएगा, उसके बाद आपका एफ यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे पहले में ही कह रहा था ना यहाँ पर कि सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पर ए और जी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर बैठ गया। तो यहाँ पर आपका, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आपका जी है, ये आपका जी है तो यहाँ आपका जी हो जाएगा। कह रहा जी के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? तो जी के दाएं बगल में, जो आपका जी के दाएं बगल में ठीक कौन बैठा है, क्योंकि सभी का मुख आपका बाहर की ओर है तो इसका जो दाएं ओर हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं? कितने डी हैं? देखिए कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है, लेकिन तुरंत पहले आपका के यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखते हैं यहाँ पर। एक तो आपका यहाँ पर मिल गया कौन? तो यहाँ पर आपका एक यहाँ मिल गया, उसके बाद आपका कहाँ मिल गया? फिर आपका एक यहाँ मिल गया, अब फिर लास्ट में आपका यहाँ मिल गया। तो तीन ऐसे मिल जाएंगे, कितने? तीन ऐसे मिल जाएंगे जिनके ठीक पहले आपका के नहीं है, जिनके ठीक पहले के नहीं, तीन ऐसे हैं। आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न, उसके बाद दो कथन दिए गए हैं। तय करें कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न समिता, तान्या और रेखा कौन सबसे छोटी है? कथन कह रहा है समिता रेखा से लंबी है। यहाँ कह रहा है कि समिता यहाँ पर कौन है? तो रेखा से लंबी है, रेखा तन्या से छोटी है। रेखा यहाँ पर किससे? तो तन्या से क्या है? तो यहाँ पर छोटी है। फिर कह रहा है, ये तो पहला कथन कह रहा था, फिर दूसरा कथन यहाँ पर क्या कह रहा है? दूसरा कथन, तो दूसरा यहाँ कथन कह रहा है कि रेखा सुरभि से छोटी है। रेखा यहाँ पर किससे? तो रेखा यहाँ पर सुरभि, यहाँ पर सुरभि को मैं ऐसे यूँ से डिनोट करता हूँ। फिर कह रहा है कि सुरभि से छोटी, सुरभि समिता से लंबी है। तो सुरभि किससे? तो सुरभि यहाँ पर समिता से, किससे? समिता से यहाँ पर छोटी है, समिता से छोटी है। फिर कह रहा है कि तन्या सुरभि से छोटी है, फिर यहाँ पर तन्या जो है सुरभि से छोटी हो जाएगी। तो कथन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, कह रहा कथन ए अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो सी कथन कह रहा है कि सी, देखिए सी कह रहा है कथन एक और दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न उत्तर का देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लगा देंगे। कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, जबकि दोनों कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा है कुछ पता नहीं चल रहा है। सी विकल्प हमारे यहाँ पर ज़्यादा एडजस्ट करेगा। तो सी विकल्प हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सैलू के पास बराबर वजन के समान 15 बॉक्सेज और 15 बॉक्सेज के कुल वजन क्या है? तो 53 नंबर है, तो हम मान लेंगे बॉक्स का यहाँ पर वजन क्या हो जाएगा? बॉक्स का वजन यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? बॉक्स का वजन x मान लेंगे। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि यहाँ पर कथन कह रहा है बॉक्स का एक वजन 1/3 150 ग्राम के बराबर है। तो कितना? x/1/3 बराबर किसके है? 150 ग्राम के। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45, 450 ग्राम के बराबर हो जाएगा। फिर 15 बॉक्स का, यहाँ पर 15 बॉक्स का वजन कितना दे रखा है? आपका 600
6750 ग्राम दे रखा है। तो कथन हमारा देखिए, कथन एक पर्याप्त है, इसी से हमें पता चल रहा है, तो कथन हमारे यहाँ पर एक पर्याप्त हो जाएगा। कथन एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी विकल्प। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है, कह रहा कथन है, कथन दे रखा है कि पदार्थ की पसंद हाल ही में की हुए सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफ़ी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया है, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया है। तो निष्कर्ष कह रहा है चाय कॉफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ है। दूसरा कह रहा है चाय की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष केवल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकलेगा कि निष्कर्ष एक द्वारा चाय कॉफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ है। यह निष्कर्ष पालन नहीं करता है, क्योंकि यह कथन में नहीं कहा गया है, जबकि यहाँ पर निष्कर्ष दो जो दूसरा कह रहा है कि दूध की तुलना में अधिक लोग पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 54 का आपका ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। 55 नंबर है, कह रहा नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, अंकित बहुत लंबा है। तो अंकित की शादी एक नर्स से हुई है, अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर या तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है या तो निष्कर्ष दो फॉलो करता है, ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंकित की शादी नर्स से हुई है। तो कथन में दिया गया है अंकित बहुत लंबा है, नर्स केवल लंबे पुरुष से शादी करती, अतः यह तो सत्य है, लेकिन निष्कर्ष दो में नकारात्मक तथ्य की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार या तो हम लगाएंगे या में हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, यहाँ पर मैथ है, कह रहा यदि 11 अंकों का संख्या आपका 88 पी 55 40 85 के 6 से 72 से विभाज्य है, तो के बराबर नॉट पी, तो यहाँ पर 3k + 2p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान यहाँ पर रखें तो 3k 2p का मान अगर हम यहाँ रखें तो क्या हमारा आएगा, तो क्या हम यहाँ पर 3 इंटू में अगर हम 3 कर दें, के की जगह 3 रख दें +2, और यहाँ पर पी की जगह हम क्या रख दें, तो यहाँ पर हम 2 रख दें, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 4 13। अगर हम यहाँ पर 13 रख दें तो ये आपका मान जो है पूरी तरह से आपका 72 से आपका विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन से अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर देखिए 13 आ गया है। आगे देखिए, यदि संख्या आपकी 648 y6 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर y का न्यूनतम मान अगर हम यहाँ पर क्या कितना रखें, तो y का न्यूनतम मान देखिए संख्या क्या दे रखी है, 6 4 8 4 1 6। अगर हम यहाँ पर अगर हम 1 रखें, y की जगह अगर हम 1 रखें तो आपका कितना हो जाएगा 416 और बटे का 8, तो आपका ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 और बचा आपका 2, तो 8 दूना 16 यानी 52 आपका पूरा आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है न्यूनतम मान 1 रखेंगे, क्योंकि न्यूनतम मान आपका सबसे छोटा वैल्यू कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 1/10 का मान कितना आएगा, 0 पॉइंट आपका 1 आएगा। उसके बाद आपका 1/100 का मान कितना आएगा, 0.001 आएगा। उसके बाद 9/1000 का मान कितना आएगा, 0.009 आएगा। उसके बाद 500 बटा आपका यहाँ पर 10,000 का कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका 0.005 आपका आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है कि यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न संख्या आपकी 9 बटा आपका कितना हो जाएगा, 9 बटा आपका 1000 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 13/50 का मिश्रित करनी का रूप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर 13/50 दे रखा है, इसको हम अगर हम तोड़ दें, तो सबसे पहले हम इसे एलसीएम के अकॉर्डिंग अगर तोड़ें तो आपका आएगा, आप देख लीजिएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आपका 5 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा, 5 कितनी बार 2 बार है, 3 आपका 2 बार है। उसके बाद आपका देखिए 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 3 गुणे 5 आपका गुणे आपका 2 गुणे आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद 5 तियाँ 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 अंडर रूट में आपका 6 हो जाएगा।
करनी में 6 हो जाएगा। 2 पे 4 और 3 पे 4 और 5 पे 3, 2 पे 3 और 3 पे 6 और 5 पे 7 और 7 का 2 लघुत्तम समावर्तन यानी एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर आपको निकालना है। तो एलसीएम आपका निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 2/4 यहाँ पर कितना 2 पे 4 आपका 2 पे 4 आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 3 पे यहाँ पर देखिए अधिकतम मान निकालना है, तो 3 पे आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका 5 पे 5 आएगा। उसके बाद एक बचा आपका 7 पे 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।